हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने से यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। हम लोग एईडीओ सीरीज देख रहे हैं, उसके तहत जीएस को कवर कर रहे हैं। और जीएस में क्या देख रहे हैं हम लोग? अभी ज्योग्राफी देख रहे हैं। ओके, तो उसके अंतर्गत आज हम लोग अर्थक्वेक यानी भूकंप को देखेंगे। ठीक, और ये हमारा कंप्लीट जो है एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसमें जो भी फैक्ट दिया है उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, इससे आपका काम जो है हो जाएगा। या आपको फैक्ट बेस्ड पूछे या मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड पूछे, क्योंकि बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं रहा कि क्या करेगा, इसलिए हम लोग अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि ये अर्थक्वेक या भूकंप होता क्या है, ये अर्थक्वेक क्या होता है। तो अर्थक्वेक क्या है? शेकिंग और ट्रेमर ऑफ अर्थ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लावा इन एस्थेनोस्फेयर। कह रहा है एस्थेनोस्फेयर यानी दुर्बलता मंडल में जो है मूवमेंट होता है लावा का, मैग्मा का या लावा का जो मूवमेंट होता है, उससे जो अर्थ का जो शेकिंग और ट्रेमर होता है, मतलब उसमें जो मूवमेंट जो हो जाता है, ठीक, हलचल जो पैदा हो जाती है, उसको हम लोग अर्थक्वेक के रूप में जानते हैं। ये तो मेरा एक बस डेफिनेशन था, इसको आइए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा अपने स्टाइल में। ठीक है, देखिए उन्होंने देखा था कि पहले लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर हो गया, फिर एस्थेनोस्फीयर होता है, फिर मीजोस्फीयर होता है, और फिर क्या होता है, बैरियोस्फीयर होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। एस्थेनोस्फीयर हम सभी जानते हैं कि इसको हम लोग मैग्मा चैम्बर कहे थे। क्या कहे थे? मैग्मा चैम्बर। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि मैग्मा में मतलब ये लावा सब जो है या मैग्मा जो है, इसका मूवमेंट होते रहता है, मूवमेंट होता है, ये घूम रहा है, मूवमेंट हो रहा है इसका। ठीक है, इस वजह से क्या होता है अपने लिथोस्फीयर में, लिथोस्फीयर मतलब क्या? स्थल मंडल, स्थल मंडल में मूवमेंट होता है उसका जो मतलब इस एस्थेनोस्फीयर के लावा के मूवमेंट की वजह से हमारा जो स्लैब है, मतलब प्लेट का जो ये लिथोस्फेरिक स्लैब है, लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? रॉक, रॉक, इसको चट्टान कह लें। ठीक, इसमें जो मूवमेंट है, जो हलचल पैदा होती है, इसको हम लोग भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं हमको। ये हमने देखा कि यहाँ पे ये लावा का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लावा का मूवमेंट इसमें हो रहा है। ये क्या है? एस्थेनोस्फीयर है, अपना एस्थेनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल है, हम सब जान रहे हैं। इसमें क्या होता है, जब एस्थेनोस्फीयर में ये लावा का मूवमेंट होता है और इंडोजेनिक फोर्स एक लगता है, इंडोजेनिक मतलब अंतर्जात बल लगता है। ठीक है, उसके वजह से जो है एक एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? इंडोजेनिक फोर्स की वजह से। ये क्या है? अंतर्जातीय बल है, अंतर्जातीय अंतर्जातीय बल। तो हिंदी में बड़े अब थोड़ा ध्यान दे देंगे, थोड़ा सा हिंदी में लिखने में एरर हो ही जाता है। ठीक है, अंतर्जातीय बल या इंडोजेनिक फोर्स है जो अंदर से बल लगता है। तो ये मेंटल में लग रहा है, ये सॉरी एस्थेनोस्फीयर में लग रहा है। ठीक है, लावा का जो बल है, ये फोर्स जो है लग रहा है लिथोस्फीयर पे, ये अंदर से लग रहा है तो इंडोजेनिक फोर्स हो गया, बाहर से लगता है तो एक्सोजेनिक होता, बट ये अंतर्जातीय बल है। ठीक, उससे क्या होता है कि हमारा जो स्लैब होता है, लिथोस्फीयर क्या है? एक टुकड़ा है, चट्टान का टुकड़ा है, और इसमें जो है इस लावा के मूवमेंट से कई जगह फॉल्ट क्रिएट भी हो जाता है। फॉल्ट मतलब क्या? दरार। जो ये चट्टाने हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक लिथोस्फीयर है, दूसरा लिथोस्फीयर, तीसरा लिथोस्फेरिक स्लैब है, मतलब चट्टान का टुकड़ा है। ठीक है, इसके बीच में यदि इसके नीचे हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है? लावा है, ये लावा है, ये अपना लिथोस्फीयर है। इसमें जब मूवमेंट होता है इसमें, ठीक, तो यहाँ से एक एनर्जी रिलीज होती है। कहाँ पे? तो फॉल्ट के पास, फॉल्ट यानी दरार के पास एक एनर्जी रिलीज होती है, दरार। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, उसी से जो है अर्थक्वेक आता है। आप इतना समझिए। तो ये थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं इसको। हाँ, ये आप मान के चलिए ये अपना लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर, ठीक, यानी स्थल मंडल है। और इसके नीचे की ये क्या है? ये पूरा एस्थेनोस्फीयर है, मैग्मा चैम्बर है, लावा फ्लो हो रहा है, लावा फ्लो हो रहा है, पूरा लावा फ्लो हो रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, ये लावा फ्लो हो रहा था। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जहाँ पे फॉल्ट होगा, ये ध्यान में रखेंगे, इस शब्द को ध्यान में रखेंगे, फॉल्ट को, फॉल्ट यानी दरार, दरार, जहाँ पे भी चट्टान के बीच में दरार होगा, वहाँ से एक एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, एक एनर्जी रिलीज होगी, और जो अपना अंदर में लिथोस्फीयर में जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, और जहाँ मतलब उसको हम लोग फोकस कहते हैं। फोकस को भूकंप का उद्गम स्थल भी कहते हैं, फोकस, या फिर इसको हम लोग हाइपोसेंटर भी कहते हैं, हाइपोसेंटर। हिंदी वाले इसको भूकंप मूल याद रखेंगे, भूकंप मूल। ठीक, भूकंप मूल भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई एस्थेनोस्फीयर से, ये लावा मतलब ये फॉल्ट के पास यहाँ एनर्जी रिलीज हुई, और ये जो है फिर अलग अलग दिशा में जाता है, अलग अलग दिशा में इसका मतलब एनर्जी जो है ट्रैवल करेगा। और सबसे पहले जो है ये अपने परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे यहाँ पे पृथ्वी के सतह पे पहुँचेगा। ठीक है, अपने पृथ्वी सतह पे पहुँचेगा, और वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी इसको हम लोग एपी सेंटर कहते हैं। इसलिए कभी आपसे पूछ लेता है
कि हम लोग जो भूकंप का मतलब ओरिजिन कहाँ से होता है, तो फोकस से होता है। और पृथ्वी पे हम लोग पहली बार जहाँ महसूस करते हैं भूकंप को, उसको हम लोग एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र भी कहा जाता है। शायद अधिकेंद्र ही कहते हैं, आप लोग हिंदी वाले क्रॉस चेक कर लेंगे। ये हुआ, ठीक है। और एपिसेंटर के पास जो है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो एपिसेंटर के पास, अधिकेंद्र के पास सबसे ज़्यादा ये आपको डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही यहीं पे देखी जाती है। ओके, ये सारी बात हुई। थोड़ा सा आइए इसको और अच्छे से देख लेते हैं। ठीक, होता क्या है, चलिए यहाँ पे हम लोग डील कर लेते हैं। ये हमने देखा, चलिए एक बार फिर से इसको एज्यूम करें। ये अपना क्या है, लिथोस्फीयर है। ठीक, थोड़ा सा और बना लेते हैं। ये लिथोस्फीयर हो गया अपना। ठीक, ये क्या था, एस्थीनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, एस्थीनोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर है। इस पर हम लोग पेड़ पौधा लगा देते हैं और समझ जाएंगे फिर। ठीक, पेड़ पौधा भी कैसे लग रहा है, चलो पहाड़ वहाड़ बनाओ, पेड़ पौधा हो गया। ठीक, एस्थीनोस्फीयर में क्या हुआ, लावा का मूवमेंट हो रहा है, लावा का मूवमेंट हो रहा है। ठीक, लावा इसमें तैर रही है, क्योंकि ये सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, हम सभी जानते हैं सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। हम लोग यदि आपने नहीं देखा है पहला लेक्चर, तो इससे पहले आप लोग अर्थ के इंटीरियर को जरूर पढ़ लेंगे। इससे मैंने वही वीडियो अपलोड किया, उसी के बेसिस पे ये भूकंप हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हुआ, ये एस्थीनोस्फीयर में लावा का मूवमेंट होता है। ओके, तो लावा जब ये मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे एक फॉल्ट जो क्रिएट होता है, जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है लिथोस्फीयर में, उसके स्लैब में, उस चट्टान के टुकड़ा में, स्थल मंडल के, वहाँ पे एक फॉल्ट, दरार क्रिएट होता है। फॉल्ट जो क्या किनारा भी कहते हैं, वहाँ पे ये एनर्जी सडन रिलीज होता है, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक, अचानक से एनर्जी का जो है यहाँ पे रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और जहाँ पे होता है रिलीज पहली बार लिथोस्फीयर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर या फिर फोकस, या फिर हिंदी में भूकंप मूल, इसको ये कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है अलग अलग वेव्स निकलते हैं, दो तरह के मेनली दो वेव्स निकलते हैं, एक पी वेव निकलता है, एक एस वेव निकलता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वेव निकलता है। ये दोनों जो है आगे ट्रेवल करते हुए पृथ्वी के सतह पे जाते हैं, और ये सतह पे जब जाते हैं, अर्थ के सरफेस पे जाते हैं, तो जब ये फोकस से यहाँ से मतलब भूकंप का या अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, और ये इसके जस्ट ऊपर डायरेक्टली परपेंडिकुलर ध्यान में रखेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक, जिस इसके जस्ट फोकस के ऊपर परपेंडिकुलर पे जो है एपीसेंटर होता है अपना। और जो पृथ्वी के सतह पे जहाँ पे पहली बार भूकंप की जानकारी हमें प्राप्त होती है, भूकंप का एहसास होता है, उसे हम एपीसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। वहीं से जो है ये फिर ये पी और एस वेव जो है ट्रैवल करते हैं, और आगे जाके फिर ये सरफेस पे जाके बॉडी वेव ट्रैवल करता है। ठीक, और थोड़ा सा पी और एस वेव क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लें तो देख लेते हैं। टू टाइप्स के वेव इसमें रिलीज होते हैं, टू टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक, दो तरह के वेव जो है रिलीज होते हैं। इस जब एनर्जी रिलीज होता है अपने एस्थीनोस्फीयर से, जब ये फोकस के पास, तो दो तरह की एनर्जी रिलीज होता है। हमने ये बात किया था यहाँ पे, एक पी वेव, एस वेव, इस तरीके से। तो एक होता है पी वेव, एक होता है अपना एस वेव। पी वेव की यदि बात करें तो पी वेव का ये प्रॉपर्टी है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल करता है, तीनों में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, इसका स्पीड जो होता है, स्पीड जो है इसका लगभग 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ये ट्रैवल करता है, ये वेव, प्राइमरी वेव। ठीक है, इसको पी वेव कहते हैं। क्या नेचर कैसा होता है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, जिसको अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता है। जैसे अपने लाइक साउंड वेव्स, एक मिनट क्या लिखा रहा है, साउंड वेव्स की तरह ये अपना प्रॉपर्टी शो करता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। ओके, और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसा होता है, ये पैरेलल टू द इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब पैरेलल मतलब मूवमेंट करता है। ठीक है, जब मूवमेंट होता है पार्टिकल का, उसके पैरेलल में ये एक्ट करता है इस तरीके से। ठीक है, ये सब जानते होंगे, बेसिक आप लोगों ने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा साइंस में, तो वहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, इसका जो है शैडो जोन कम होता है, लेस शैडो जोन, लेस शैडो जोन। शैडो जोन क्या होता है उस पर हम लोग आएंगे, बस ये अभी फिलहाल ये टर्म आप ध्यान में रखेंगे शैडो जोन के बारे में। तो हमने क्या देखा कि पी वेव और एस वेव दो मतलब जब एनर्जी रिलीज होता है एस्थीनोस्फीयर से, जब लावा के मूवमेंट के बाद जो लिथोस्फीयर में पहली बार फोकस या फिर हाइपोसेंटर पे या भूकंप मूल पे जब एनर्जी रिलीज होता है, तो वहाँ से दो वेव निकलता है, एक पी वेव, एक एस वेव।
पी वेव की बात करें तो पी वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है। इसका स्पीड 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पी वेव एक्ट लाइक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। इसमें सबसे कम शैडो जोन होता है कंपेरेटिवली इसके, इस वेव के। तो ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। तो थोड़ा सा इस वेव के बारे में जान लेते हैं, इस वेव क्या होता है। तो इस वेव की बात यदि हम लोग करें तो इस वेव ये जो है ना सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है, इन सॉलिड ओनली, ठीक। ये सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है। इसका स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड जो है ना पी वेव से कम होता है। पी वेव का स्पीड एस वेव से ज़्यादा होता है। इसका स्पीड कितना होता है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसका नेचर कैसा होता है, तो हमने देखा था कि पी वेव कैसा है, तो ये है अपना लॉन्गिट्यूडनल वेव। बट एस वेव कैसा है, तो ये ट्रांसवर्स नेचर शो करता है। ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग की तरह ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव अपना कौन सा होता है, लाइट वेव, लाइट वेव की तरह ये नेचर इसका है, ठीक है। और ये क्या इफेक्ट शो करता है, तो ये रिपल इफेक्ट जो होता है, वाटर रिपल, वाटर का रिपल जो होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाटर रिपल इफेक्ट, ये शो करता है। लाइट वेव की तरह इसका नेचर है। इसका जो शैडो जोन है, शैडो जोन ज़्यादा है, शैडो जोन हाई है इसका। किससे, तो पी वेव से। रीजन बिंग कि ये बस सॉलिड में ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड और गैस में ये इस वेव ट्रैवल नहीं करता है। और पी वेव जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल करता है। अभी हम आप लोगों को फिर से बताएंगे, जब हम लोगों ने पढ़ा था ये मान लीजिए पृथ्वी का ये पार्ट है, ये क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसमें हमने देखा था ये सॉलिड में होता है। फिर इसमें एस्थेनोस्फीयर सेमी सॉलिड में, फिर सॉलिड में, फिर कोर जो होता है उसका आउटर कोर लिक्विड होता है और इनर कोर जो है सॉलिड होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, आप पिछला वीडियो रेफर कर सकते हैं। ये अर्थ इंटीरियर वाला हमारा वीडियो है, अर्थ का इंटीरियर हमने कवर किया था, उससे आप रेफर कर सकते हैं, फिर आप शैडो जोन समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, क्या देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लें। 2 वेव रिलीज होता है, ठीक। हाइपोसेंटर या फोकस से कौन सा, तो पी वेव और एस वेव, ठीक। उसमें क्या होता है, नहीं सॉरी, हाँ पी वेव। और ये 2 वेव जो रिलीज होते हैं ना, इसको थोड़ा सा आप ऐड कर लेंगे, मैं थोड़ा सा जल्दी में आगे बोल गया। 2 तरह के वेव जब रिलीज होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ वेव, 2 टाइप्स ऑफ वेव जो रिलीज होते हैं, उसमें एक होता है बॉडी वेव, एक होता है सरफेस वेव, सरफेस वेव, ठीक है। तो बॉडी वेव का ये पार्ट है। बॉडी वेव्स जो हैं 2 टाइप्स ऑफ, यहाँ पे बॉडी वेव्स लिख लेंगे, बॉडी वेव्स, ठीक है। बॉडी वेव्स देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग इसको समझेंगे। देखिए यहाँ से जो है, एक मिनट इसको रफ करें, हाँ, यहाँ पे जब ये यहाँ से एस्थेनोस्फीयर से लावा एनर्जी रिलीज होता है, तो ये बॉडी हुआ, लिथोस्फीयर का बॉडी है, यहाँ से बॉडी वेव निकलता है और ऊपर जाते हैं तब सरफेस वेव। तो 2 तरह का वेव हुआ। वो फर्दर बॉडी वेव को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, पी वेव और एस वेव में डिवाइड करते हैं। ये मैं बात कर रहा था आपसे, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये बॉडी वेव का पार्ट था, पी वेव और एस वेव। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, कभी पूछ ले आपसे कि पी वेव का शैडो जोन ज़्यादा होता है कि एस वेव का, तो स्टेटमेंट बना के तो ध्यान में रखेंगे कि पी वेव का शैडो जोन कम होता है, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में पी वेव ट्रैवल करता है, एस वेव सॉलिड ओनली में ट्रैवल करता है। इस तरीके से स्पीड ज़्यादा है इसका पी वेव का एस वेव से, ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर शो करता है, ये ट्रांसवर्स नेचर शो करता है। इस तरीके से चीज़ों को आप याद रखेंगे, ओके। आइए, ये सारी बातें और ये पूरा पता है, मैंने एनसीईआरटी से उठाया, इसका मैं आगे आपको एविडेंस भी दूंगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहली बात, ये शैडो जोन, हाँ आगे हम पढ़ेंगे शैडो जोन, उसमें देखेंगे कि क्या कैसे है, उसको मैं आपसे डील करूँगा। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो कंसेप्ट है, और ये शैडो जोन ये वाला यहाँ सॉलिड और ये हाई शैडो जोन, ये कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। हाँ तो देखिए, ये मैंने आपके लिए एक रफ क्या कर सकते हैं, मतलब क्रैक्स नोट्स टाइप में मैंने बनाया आपको। 2 तरह के वेव्स होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, फोकस या हाइपोसेंटर से। या हाइपोसेंटर कहाँ है, तो लिथोस्फीयर में है, लिथोस्फीयर के अंदर में है, ठीक है, ओके। और ये जब एनर्जी रिलीज होता है, 2 तरह का वेव निकलता है, एक बॉडी वेव निकलता है, एक एस वेव निकलता है। तो बॉडी वेव जो है, और मतलब उसमें फिर 2 तरह के वेव्स होते हैं, एक पी वेव होता है प्राइमरी वेव, और एस वेव यानी सेकेंडरी वेव होता है। प्राइमरी वेव की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रैवल करता है। स्पीड इसका 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर शो करता है, पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ये मैंने बता दिया था। साउंड वेव की तरह एक्ट करता है। इसका लेस्ट शैडो जोन होता है, देन एस वेव, ये भी हमने आपको बताया। फिर हम लोग सेकेंडरी वेव की बात करें तो ये ट्रैवल इन सॉलिड, ये बस सॉलिड में ट्रैवल करता है। इसका स्पीड जो है बॉडी वेव, ये पी वेव से कम है, इसका स्पीड 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड है। ट्रांसवर्स नेचर शो करता है ये। वाटर रिपल इफेक्ट आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है।
फिर लाइट वेव की तरह ये अपना नेचर शो करता है। इसका शैडो जोन ज़्यादा होता है, क्यों होता है? तो ये सिर्फ सॉलिड में ही ये ट्रैवल करता है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे स्पीड है तो इससे आप कंक्लूजन, ये सॉरी ये रहा स्पीड पी वेव का और ये एस वेव का। तो जो कि पी वेव का स्पीड ज़्यादा है इसके तुलना में एस वेव के, तो ये जो है सरफेस पे, ये जैसे अपना ये लिथोस्फीयर है तो यहाँ पे फोकस या हाइपो सेंटर हो गया, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई फोकस से। तो ये जब ऊपर जाएगा अपने अर्थ सरफेस पे, जिसको हम लोग एपी सेंटर कहते हैं, एपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है बॉडी वेव पहुँचेगी क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है। उसके बाद जो है अपना सरफेस वेव पहुँचेगा इस सरफेस पे, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये सॉरी पहले पी वेव पहुँचेगी पूरा, ठीक है, ट्रैवल करेगा फास्ट पी वेव। और इस वेव की बात करते हैं, इससे सरफेस बोला गया। ये फोकस हो गया अपना, फोकस या हाइपो सेंटर। यहाँ से पहले सरफेस पे कौन पहुँचेगा? तो पी वेव पहुँचेगा। उसके बाद जो है इस वेव पहुँचेगा, ठीक है, ध्यान में रखें, क्योंकि इस वेव का जो है स्पीड कम है किससे? तो पी वेव से। ओके, ये सारी बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या देखना है हम लोग को? हाँ, तो हम लोग चूँकि शैडो जोन की बात की तो शैडो जोन ध्यान में रखेंगे आगे। अभी जो मैंने ये सारी चीज़ आपको बताया, ये सब चीज़ कहाँ दिया हुआ है? तो ये एनसीईआरटी अपने 11th क्लास के एनसीईआरटी में ये सारा चीज़ जो है दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के चैप्टर शायद 3 में ये अर्थक्वेक की बात करते हैं, तो ये दिया हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है। शेकिंग ऑफ द अर्थ कहते हैं इसको। ये नेचुरल इवेंट होता है। इट इज़ कॉल्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। और ऑल डायरेक्शन में तो ट्रैवल करता है, बट ये यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ से पहली बार दिखता है और ऊपर सरफेस पे जाता है तो परपेंडिकुलर होता है इसके 90 डिग्री पे। इसको हम लोग एपी सेंटर भी कहते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको छप जाए दिमाग में। ओके, अब देखिए, वाई डज द अर्थ शेक? अर्थ क्यों, मतलब कंपन क्यों होता है अर्थ में, पृथ्वी में? द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट। फॉल्ट मैंने बताया था, लिथोस्फेरिक स्लैब होता है, जो वीकेस्ट जो पोर्शन होता है वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक्स। वही चट्टान में जो ब्रेक है वहाँ पे उसको फॉल्ट कहा जाता है। मैंने ये बताया था आपको। ये सारी चीज़ें हो गई। तो फिर ये कहा गया है द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द फोकस। ये भी मैंने बताया आपको। या अल्टरनेटिवली इसको हाइपो सेंटर या भूकंप मूल भी कहा जाता है, ठीक है। उसका द एनर्जी वेव्स ट्रेवल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन रीच द सरफेस। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर। सरफेस ऑफ अर्थ पे जो यहाँ पे पहली बार भूकंप हम लोग फील करते हैं उसको एपी सेंटर कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स। इट इज़ द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। यहाँ पे फोकस होता है, इसके मैंने बताया था एबव एपी सेंटर होता है, मतलब ये जो है 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही अर्थक्वेक वेव के बारे में मैंने आपको बताया कि सारे जो नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं लिथोस्फीयर में होते हैं, ठीक। और ये सिस्मोग्राफ हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, दो तरह का अर्थक्वेक जो वेव्स जो है, अर्थक्वेक वेव्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक बॉडी वेव होता है, एक सरफेस वेव होता है। हम लोगों ने बात किया था बॉडी वेव और सरफेस वेव, और बॉडी में हमने देखा था क्या होता है, एक पी वेव होता है, एक एस वेव होता है, ठीक। लेकिन हम लोग सरफेस वेव की बात नहीं कर रहे हैं, सरफेस वेव हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मेन बॉडी वेव से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ठीक। ओके, ये सारी चीज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। फिर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स होते हैं, क्या क्या होता है, पी वेव और एस वेव। पी वेव मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक। पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह होता है। दे ट्रेवल्स थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल करता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। और उसके कंपेरेटिवली यदि हम एस वेव इसको या फिर इसको सेकेंडरी वेव कहा जाता है, उसको देखें तो एस वेव इज डैट दे कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड मटेरियल में ट्रेवल करता है, ठीक है। इसलिए इसका शैडो जोन जो है ज़्यादा होता है, ठीक। इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे चीज़ों को। फिर प्रोपेगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स की बात कर रहे हैं तो पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव पैरेलल, मैंने बताया था। तो क्या ये शो कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर शो कर रहा है अपना, ये मैंने आपको बताया था। दिस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। आगे बढ़ के बात करें तो अदर 3 वेव्स वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब ये ट्रांसवर्स नेचर शो करेगा। बाकी जो है बस पी वेव ही जो है, पी वेव ये जो है अपना, ये बस लॉन्गिट्यूडनल नेचर शो करता है, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग की तरह। इस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। परपेंडिकुलर होता है, ट्रांसवर्स नेचर, अनुप्रस्थ तरंग, हम लोगों ने बात कर लिया था इसके बारे में। फिर यहाँ पे देखिए लिखा गया सरफेस वेव्स आर कंसीडर टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स। इसको हम आगे डील करेंगे। फिर देखिए इमरजेंस ऑफ शैडो जोन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, मतलब क्या कर रहा है कि सम स्पेसिफिक एरिया वेयर वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड सच जोन इज कॉल्ड शैडो जोन। जहाँ पे ये मतलब भूकंप का कुछ पता नहीं चलता है उसको हम लोग शैडो जोन कहते हैं। जहाँ पे भूकंप का प्रभाव नहीं दिखता है, ये वेव्स जो है वहाँ पे ट्रेवल नहीं कर पाते, वहाँ से नहीं गुजरते, इसको शैडो जोन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ पाएंगे।
फिर ये दिया हुआ है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, हाँ अब आइए बात करते हैं शैडो जोन की बात कर लें। तो प्राइमरी वेव का शैडो जोन देख लें। तो प्राइमरी वेव क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल करता है कौन, तो प्राइमरी वेव। तो प्राइमरी वेव की बात करें तो प्राइमरी वेव का देखिए शैडो जोन कितना, बस इतना ही दूर ये शैडो जोन है। ठीक है, ये इधर शैडो जोन, ये इधर शैडो जोन। ठीक, यहाँ पे बस इतना नहीं आता, तो इसका कम शैडो जोन, लेस शैडो जोन। और इस वेव की बात करें, सेकेंड वेव की बात करें, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल करता है। तो इसलिए अब कैसे इसको हम ध्यान में रखेंगे, तो देख लें, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं जैसे मैंने बताया था आपको, ये सपोज ये अपना क्या हो गया, ये मान लीजिए ये क्रस्ट है। ठीक, ये क्या है, ये मेंटल है, ये क्या है, कोर है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ये फिर ये इंटीरियर में होता है इस तरीके से, मतलब ये डिस्कंटिन्यूटी जो हम लोग देखते हैं, CMRGL, कोनराड, मोहर, विशिक, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। आप जिसने ये वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहले देख लें, फिर इसको समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर की हम लोग बात करते हैं तो इसमें डिस्कंटिन्यूटी होता है। तो हम सब जानते हैं इसमें कि क्रस्ट जो होता है सॉलिड फेज में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। कहाँ, तो लगभग 0 किलोमीटर से लेके अप टू 100 या फिर 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक सॉलिड स्टेट में होता है। और फिर ये चूँकि लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर का पार्ट है, और लिथोस्फीयर किसका पार्ट होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो ये क्रस्ट पूरा होता है और सम अपर पार्ट ऑफ मेंटल भी होता है। ठीक, ये सारा कंसेप्ट मैंने पहले क्लास में बताया आपको, इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद जो है 100 किलोमीटर से लगभग 100 या 200 किलोमीटर से, ये टू बी एग्जैक्ट फिगर नहीं, 100 या कहीं पे 200 भी रहेगा। NCERT में कई बार 100 शो किया है, पुराने वाले में कहीं 200 शो किया है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। ठीक है, तो 100 से 200 किलोमीटर के से लेके 700 किलोमीटर तक, ये 700 मतलब 100 से 700 किलोमीटर तक जो ये मेंटल का पार्ट है, ये जो है सेमी सॉलिड अवस्था में रहता है। कैसा रहता है, तो ये अपना ये सॉलिड हो गया और ये सेमी सॉलिड रहता है, सेमी सॉलिड। इसे देख ले कैसे, ये अपना देखिए फिर से बनाते हैं, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल, ये कोर है। ठीक, ये क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर। ओके, इतना हम समझ लेते हैं। अब इसमें ये हम सभी जानते हैं ये क्रस्ट क्या है, पूरा सॉलिड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये लगभग 100 से 200 किलोमीटर तक ये सॉलिड है क्योंकि लिथोस्फीयर का पार्ट है। उसके बाद एस्थेनोस्फीयर यानी मैग्मा चैम्बर होता है, जो कि क्या है, सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड है। उसके बाद फिर ये सॉलिड है जो आपका इनर मेंटल है। ठीक, इनर मेंटल है, सॉलिड है। अपर मेंटल में एस्थेनोस्फीयर आता है 100 से 700 किलोमीटर दूरी तक, उसको हम लोग सेमी सॉलिड मैग्मा चैम्बर, मोल्टेन स्टेट में उसका रॉक होता है क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे, इसलिए। और फिर यदि कोर की बात करते हैं हम लोग, तो कोर का जो है अपर कोर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक, लिक्विड स्टेट में अपर कोर रहता है और इनर कोर जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो यदि हम लोग पी वेव की बात करें तो पी वेव को आप देख पा रहे होंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल करता है। तो सॉलिड में तो ट्रेवल करेगा ही, लिक्विड में भी कर रहा है, फिर सॉलिड में कर रहा है, तो डेविएशन होगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ से निकल रहा है, मान लीजिए ये देखिए आ रहा है, ये कोर है, ये क्रस्ट मेंटल इधर, ये क्रस्ट और मेंटल है इधर, ये कोर है, यहाँ से आ रहा है, ये डेविएट कर जा रहा है, लेकिन इसमें भी लिक्विड है और फिर ये सॉलिड है, इसमें ये ट्रेवल कर रहा है। इस तरीके से हम चीज़ों को देखें तो ये हो रहा है, ये ट्रेवलिंग इसमें हो रहा है, प्रोपेगेशन इसका हो रहा है। बट इस वेव की बात करते हैं हम लोग, तो इस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है। तो हम सभी जानते हैं कि सॉलिड क्या है, पूरा क्रस्ट सॉलिड है और सम पार्ट ऑफ मेंटल जो है, जैसे ऊपर में सॉलिड है, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड, इस तरीके से। तो बीच में सेमी सॉलिड वाला में जो है थोड़ा सा लेस ट्रेवल करेगा, इस तरीके से जो ये आता है ऐसे। और कोर में जो है ये चूँकि यहाँ पे लिक्विड पार्ट हो जाता है, अपर कोर हमने देखा था कि लिक्विड होता है, पिछले वीडियो में आप जाके रेफर करें उसको। तो यहाँ से ये ट्रेवल नहीं करेगा, इसलिए इसका हायर शैडो जोन होता है, मतलब इस क्षेत्र में इस वेव का प्रभाव नहीं दिखेगा। पी वेव मतलब ज़्यादा प्रभाव दिखता है, ज़्यादा इसका शैडो जोन है। ये सारा कंसेप्ट था शैडो जोन का, ये बताना बहुत जरूरी था। और ये मैंने NCERT से ही ये फ़ोटो लिया है, सोर्स NCERT है, ध्यान में रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मोटा मोटी हम लोगों ने भूकंप को देख लिया। अब क्या क्या हो सकता है, इसका कारण हमने देख लिया, एस्थेनोस्फीयर से। ये नेचुरल कॉज मैंने बताया, एक मैनमेड कॉज भी होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। 2 तरह के कॉज होते हैं। ठीक, अब चूँकि हम लोगों ने बॉडी वेव्स को पढ़ लिया था, बॉडी वेव पढ़ लिया, उसका क्या देखा था कि बॉडी वेव में क्या था, पी वेव था, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव था। अब हम लोग सरफेस वेव की बात करें तो सरफेस वेव की बात करते हैं तो इसमें 2 तरह का वेव होता है, एक लव वेव होता है, एक रेले वेव होता है। ये वेव जो होते हैं काफ़ी डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। सरफेस पे जाने के बाद
यहाँ पे जहाँ एपी सेंटर होता है सरफेस वेव, मतलब ये लव वेव और रिले वेव काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है, इस तरीके की बात है। और ये वेव्स जो हैं इसको रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब ये सिस्मिक वेव जो होते हैं, अर्थक्वेक वेव इसको हम लोग सिस्मिक वेव, और इस पूरे फेनोमेना को सिस्मिसिटी भी कहते हैं, सिस्मिसिटी कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक। तो इस वेव को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किस पे, सिस्मोग्राफ। ये मतलब इस तरीके से इसका जो है ये रिकॉर्डिंग होता है इसका वेव्स का, कि क्या इसका मतलब रहा पैमाना, तो उसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। जिस ग्राफ पे इस वेव को रिकॉर्ड किया जाता है सरफेस वेव को, उसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं, ओके। और उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना मैग्नीट्यूड था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, तो इस तरीके से 8 से ज़्यादा वाले मैग्नीट्यूड में तो मतलब ये होता है कि हाँ चलो ये ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब 6-7 मतलब 6-7 वाले को तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माना जाता है, 5-6-7 को इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो सिस्मोग्राफी वेव रिकॉर्ड होते हैं ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। उसके मैग्नीट्यूड को फिर ये एक स्केल काउंट करता है, मेजर करता है, जिसको रिक्टर स्केल कहते हैं। और इंटेंसिटी को काउंट करने के लिए मर्केली स्केल होता है, कितना तीव्रता से इसका मतलब जो इफेक्ट पड़ा, कितना मतलब डैमेज किया, इसको हम लोग मर्केली स्केल से देखते हैं, ठीक है। तो कभी आपसे स्टेटमेंट में पूछ ले तो वेव्स किस पे ये रिकॉर्ड होता है, सिस्मिक वेव, तो सिस्मोग्राफ पे। मैग्नीट्यूड पूछे, ध्यान रखेंगे, मैग्नीट्यूड तो रिक्टर स्केल, इंटेंसिटी पूछे तो मर्केली स्केल। वो कभी आप उसको कन्फ्यूज कर सकता है कि मैग्नीट्यूड पे मर्केली लगा देगा और इंटेंसिटी पे रिक्टर। तो मैं अपना बताऊँ मैंने कैसे याद किया इसको, मैग्नीट्यूड का और मर्केली सेम नहीं, एम और एम साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। ये बस इतना आप कंसेप्ट याद रखेंगे, और रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल ध्यान में रहेगा ही। तो इंटेंसिटी पे मर्केली लगाएंगे, मैग्नीट्यूड पे रिक्टर स्केल, ये सारा कंसेप्ट हो गया। अब भूकंप जब आता है तो उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस और सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस, दो तरह की इसके मतलब परिणाम क्या होते हैं। इसके परिणाम की बात करें हम लोग तो ग्राउंड शेकिंग होता है, सतह हिलता है पृथ्वी का, रप्चर होता है, दरार, क्रैक्स वगैरह, फॉल्ट वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, लैंडस्लाइड भूस्खलन होता है, सुनामी आता है समुद्र में, ये हमने देखा है कई बार, ये सुनामी आते रहता है अपने खासकर अपने इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल साइड में, तो पूछना ही नहीं है कुछ, ठीक है। फिर सेकेंडरी में बात करें तो क्या होता है, आग लग जाता है, बाढ़ आता है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हैं। फिर ह्यूमन कैजुअलिटी होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, ये सारी चीज़ों मतलब ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉज जो है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, तो ह्यूमन कैजुअलिटी होता है, आर्थिक मंदी आती है, इकोनॉमिक लॉस होता है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाता है, इन्वायरमेंटल और सोशल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ये सारा इसका परिणाम है भूकंप का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा भूकंप का क्या क्या प्रकार है, किस तरह से भूकंप आता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ अर्थक्वेक की बात करते हैं, भूकंप के प्रकार। तो पहला क्या, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक मतलब क्या, वही लावा से जो एनर्जी निकलता है, मतलब इंडोजेनिक फोर्स कहाँ से, तो ये लावा क्या है, स्थिनोस्फीयर में है, हम सब जानते हैं, स्थिनोस्फीयर में दुर्बलता मंडल में लावा है, उसका मूवमेंट होता है, उसका मूवमेंट हुआ, वहाँ से क्या निकला, इंडोजेनिक ये फोर्स रिलीज हुआ, किसमें, तो बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव में क्या, तो पी वेव, एस वेव, इस तरीके से। और फिर वो आगे जाके जो है अपना लिथोस्फेरिक स्लैब जो होता है, जो अपना सतही चट्टान है, इसको जो है स्थलीय चट्टान, उसको मतलब शेकिंग और ट्रेमर करवाता है, इस वजह से टेक्टोनिक अर्थक्वेक इसको कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ें, एक वोल्केनिक अर्थक्वेक होता है, तो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। अब कैसे, तो थोड़ा सा इसको देख लें। हम सभी जानते हैं कि मतलब इस तरीके से वोल्केनो का फॉर्मेशन, एक मिनट, वोल्केनो का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस तरीके से होता है, यहाँ पे एक वेंट होता है, मतलब पाइप होता है, यहाँ से मैग्मा निकलती है, लावा निकलता है। कभी कभी इतना फोर्स ज़्यादा होता है ना कि मैग्मा, ये चैम्बर जो, ये पाइप जो है ये फट जाता है, इस वजह से भी मतलब वोल्केनिक ये अर्थक्वेक की एक्टिविटी जो शेकिंग और ट्रेमर होता है पृथ्वी का, ये हम लोग देख सकते हैं। ये वोल्केनिक एक्टिविटी से हो गया। एक्सप्लोसिव से भी होता है, एक्सप्लोजन से, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करते हैं, केमिकल डिवाइस का एक्सप्लोजन होता है, इस वजह से भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है। और ये अंडरग्राउंड कैवर्न्स और माइंस वगैरह जो है, मतलब माइनिंग एक्टिविटी होता है, उससे भी अर्थक्वेक आता है, ये ध्यान में रखेंगे। और कभी कभी डैम रिजर्वायर जो होता है, मतलब इसको कहते हैं रिजर्वायर, एक बार लिखे तो पेन से, इसको कहा जाता है रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग, इससे हमारी मदर अर्थ ने इतना सारा वजन अपने सर पे ले रखा है कि इतना वजन उठाया नहीं पहले से, और आप डैम वैम बना रहे हो, इस वजह से भी जो है भूकंप आता है, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा अर्थ पे तो शेकिंग होगा ही, और जाहिर सी बात है भूकंप आएगा। तो वही इसको रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक वगैरह कहते हैं। डैम वगैरह का जो प्रोजेक्ट होता है इस वजह से, इसलिए कई जगह इसका प्रोटेस्ट भी किया जाता है, डैम वगैरह जो प्रोजेक्ट होता है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भूकंप को देख लिया, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। और मैं इतने बार मैंने इसको रिपीट किया है, मैं क्या बताऊँ, मुँह में दर्द होने लगा बोलते बोलते, अब तो
जबड़ा दुखाने लगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, चीज़ें रट जाएंगी आपको। जो भी फैक्ट मैंने बताया उसको आप देख लेंगे, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो आप वहाँ पे फिर मुँह नहीं बात दीजिएगा कि अरे नहीं हुआ हमसे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही मचाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं। तो थैंक यू।